अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन भाई आपसे ये है अली भाई कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आना चाहे इस कंट्री में तो उसको क्या करना होगा आने के लिए? देखें, पहले कुछ टाइम पहले जो मेरे नॉलेज में है लाहौर में सबमिट हो रही थी फाइल, बट अभी उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि एम्बेसी नहीं है। तो इनको या यूएई जाना पड़ता है या नेपाल। हमारे काफ़ी दोस्त नेपाल से आए हैं वाया नेपाल। वहाँ फाइल सबमिट करनी पड़ती है, 1-2 महीने रहना पड़ता है। वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मीन्स के कवर हो जाता है और वो फिर यहाँ पे आ तो किस सकते हैं। वीज़े पे आएंगे, कौन सा वर्क वीज़ा वीज़ा अप्लाई करेंगे? नॉर्मली लोगों को मैं बल्कि बताऊंगा कि अगर जो लोग आना चाहते हैं वो एक स्किल पास टेस्ट है माल्टा का, वो दें। हॉस्पिटैलिटी के कोई सेक्टर में है या किसी भी सेक्टर में है। अस्सलाम वालेकुम जी। माल्टा का ट्रिप मेरा हो गया कंप्लीट। तकरीबन 2 दिन यहाँ पे मैंने स्टे किया। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बनानी चाहिए एक्सपेंसेस के हवाले से। ये इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे ये बे टाइप एरिया है, मरीना है, ये माल्टा स्लीमा एरिया का नाम है। और इसके ये जो वॉकिंग ट्रैक है पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी लॉन्ग है। एक समझो कि 4-5 किलोमीटर तक जो है इस पे वॉक किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत पानी है इसमें, ये कश्तियाँ हैं। तो बहुत ही एक दिलकश सीन पेश कर रहा है यहाँ पे। और अभी जो है 2 दिन के बाद, 2 दिन स्टे करने के बाद मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ट्रेवल कॉस्ट जो है यहाँ पे क्या होगी, स्पेशली टूरिज़्म के लिए। क्योंकि टूरिज़्म हमारा मेन टॉपिक है ना। जिस भी कंट्री में हम जाते हैं तो वहाँ पे टूरिज़्म कॉस्ट जो है हमारा मेन मुद्दा होता है, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ। लेकिन मैंने लोगों से पूछा है कि लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे भी मैंने कुछ पूछा है, रेंट के हवाले से, यहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह के हवाले से। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक सिर्फ ट्रेवल कॉस्ट के ऊपर लेकर आना पड़ेगा, वो ज़्यादा इजी होगा। किसी भी कंट्री जब मैं जाऊँ तो एक ट्रेवल कॉस्ट की वीडियो वैसे खैर मैं पहले भी बना रहा था, आप किसी भी ट्रिप में देखोगे। जब भी मैंने ट्रिप कंप्लीट किया है तो मैंने उसमें ये ज़रूर बताया है आखिर में एक वीडियो में कि मेरा कितना खर्चा आया वहाँ पे। तो वही ट्रेंड जो है मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। और अभी आपको मैं सबसे पहले ट्रेवल कॉस्ट बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ना किसी भी कंट्री जब आप जाते हो तो फ़्लाइट की टिकट होती है। लेकिन फ़्लाइट की टिकट का जो खर्चा है वो इस तरह है कि अगर एक बंदा एक कंट्री में पाकिस्तान से जा रहा है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, एक बंदा अगर दुबई से जा रहा है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, और अगर विद इन यूरोप जा रहा है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली ये फ़्लाइट की टिकट के अंदर। क्योंकि फ़्लाइट जो है डिफरेंट जगह से डिफरेंट प्राइसेस में होती है, पाकिस्तान से एक्सपेंसिव होती है जनरली, लेकिन वो डिपेंड करता है। बाकी जो कॉस्ट है यहाँ पे आने के बाद, किसी भी कंट्री में आने के बाद, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं माल्टा के हवाले से, तो यहाँ के आने के बाद जो प्राइस है ये सबके लिए सेम होती है। क्योंकि मेरा जो खर्चा हुआ है लाज़मी बात है दूसरा बंदा आएगा उसका भी वही खर्चा होगा। तो अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे खर्चा होता है, यहाँ पे जब आप आते हो तो पहला बड़ा खर्चा आपका अकोमोडेशन का होता है, यानी जहाँ पे आपने रहना है। तो अकोमोडेशन का मैंने हॉस्टल लिया था, 15 यूरो पर नाइट मुझे पड़ा। और होटल अगर मैं लेता तो होटल भी यहाँ मिल जाता है, लेकिन एक नॉर्मल दरमियाना लेवल का होटल रूम जो है 70-80 यूरो का मिल जाता है। 60, 70, 80, 100 तक भी बात जा सकती है। क्योंकि ये कंट्री यहाँ पे टूरिस्ट ना अकोमोडेशंस बहुत ज़्यादा है, होटल्स बहुत ज़्यादा बने हुए, गेस्ट हाउसेस बहुत ज़्यादा बने हुए, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है ये। आप समझो टूरिज्म पे चल रहे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं। आइलैंड है, मौसम बेहतरीन है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, स्पेशली ये बरतानिया वगैरह से। और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्राइस कम मिलेगी बनिस्बत अगर आप जर्मनी जाते हो, स्विट्ज़रलैंड जाते हो, हॉलैंड जाते हो, तो उसके बनिस्बत यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए जब ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे तो फिर आपको कॉस्ट भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो है हॉस्टल में 15 यूरो, मेरा 2 दिन का मैंने हॉस्टल बुक किया था 30 यूरो में। लेकिन मसला ये हुआ कि उसमें मैं लेट आया तो उनकी एक अजीब सी पॉलिसी थी कि भाई आप अगर 10 बजे के बाद आते हैं तो 10 यूरो आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं लेट चेक इन के। तो मैंने 10 यूरो उनको ये पे की है। तो मेरा टोटल जो खर्चा आया है 40, वैसे 30 आना चाहिए लेकिन 40 लगा लो। 40 यूरो मेरा 2 दिन का हॉस्टल का लगा है, और हॉस्टल अच्छा था, मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है। और उसके बाद जो है दूसरा जो आपका खर्चा होता है वो खाने पीने का होता है, क्योंकि खाना तो आपने है ही है।
खाने पीने के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता, चाहे अपने मुल्क में रह रहे हो चाहे टूरिज्म में जा रहे हो। तो खाने पीने का खर्चा होता है, कुछ लोग 2 टाइम का खाते हैं, कुछ 3 टाइम का खाते हैं। मैं नॉर्मली सुबह कॉफ़ी पी लेता हूँ, हल्का फुल्का उसके साथ छोटा मोटा कुछ खा लेता हूँ, और उसके बाद जो है 2 टाइम का खाना मैं खाता हूँ। अगर ऐसे जैसे रेंडमली बंदा ना कहीं से ग्रैब कर ले कुछ, जैसे ये छोटे छोटे जो कियोस्क्स टाइप होते हैं या जो केबिन्स टाइप होते हैं, रेंडमली जो मैंने वीडियोस में दिखाया है आप लोगों को, वहाँ पे ये सैंडविचेस वगैरह, बर्गर्स वगैरह और समोसे और ये चीज़ें मिल जाती है, बिरयानी इवन यहाँ पे तो बहुत चीज़ें सेल कर रही है लोग। तो वहाँ से आराम से आपका एक टाइम का खाना, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, वो 5 यूरो में हो जाता है। और 5 यूरो मैंने प्राइसेस भी दिखाई है, इवन बिरयानी भी 5 यूरो की मिल रही थी। और उसके बाद जो है अगर अच्छी डाइनिंग की जाए, एक फ़ाइन डाइनिंग जिसको कहते हैं, या सिटी सेंटर में जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हाई फाई रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा कुजीन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन इटालियन फूड भी है, टर्किश फूड भी है और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में मैंने देखे हैं। ये कंट्री मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। फूड के अंदर जो है आपका एक्सपेंस अगर अच्छी जगह पे करते हो तो 10 यूरो में वहाँ भी आपका एक टाइम का खाना हो जाता है। अभी मैंने जो टर्किश खाया वो थोड़ा सा वो था, प्लेटर टाइप था, क्वांटिटी में ज़्यादा था और वो 15 यूरो का था। लेकिन टर्किश मैंने देखा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इंडियंस के बनिस्बत, क्योंकि इंडियन जो शॉप में गया था, मैंने मेन्यू चेक किया सारा, मैंने जब पूछा तो वहाँ पे एक अच्छी डिश जो है 10 यूरो में मिल रही थी। मसलन आप बिरयानी खाओगे, पुलाव खाओगे या कड़ी वगैरह खाओगे नान के साथ, तो 10 यूरो में आपका काम हो जाता है। लेकिन हम अगर 2 टाइम का खाना लगा रहे और 10-10 यूरो भी लगाए तो 20 यूरो आपका खाने का लग जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 यूरो आपका ट्रांसपोर्ट का लगेगा। जैसे मैंने फेरी ली थी, या आप अगर बस यूज़ करते हैं 2 यूरो में बस का टिकट आता है, 2 घंटे तक चलता है, आप 2 घंटे में आ जा सकते हो। उबर और बोल्ट जो है वो भी है, यानी उसको भी अगर यूज़ करें तो पुर्तगाल जैसे ही खर्चा है उसका। और उसमें ये कि 4-5 यूरो में आप एक छोटी सी राइड ले सकते हो। एयरपोर्ट से जो है मैं आया था वो 11 यूरो लगे थे, लेकिन वो काफ़ी लंबा सफ़र था, यानी 10-12 किलोमीटर लंबा सफ़र था। 10-12 किलोमीटर माल्टा में लंबा सफ़र होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। पर डे की अगर हम ट्रेवल कॉस्ट की बात करें तो मेरा जो खर्चा हुआ है 15 यूरो हॉस्टल का हुआ है, उसके अलावा जो है 20 यूरो खाने का लगा लो, 35 यूरो और 10 यूरो अगर ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगा लो तो 45 यूरो हो जाएंगे, और 5 यूरो और लगा लो जैसे पानी वगैरह बंदा ख़रीद लेता है, तो 50 यूरो में अगर बजट में कोई करना चाहता है तो 50 यूरो में बड़े अच्छे तरीके से माल्टा को कवर किया जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ ट्रेवल कॉस्ट की बात। अब मेरा 2 दिन का फ्लाइट के साथ कितना खर्चा आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लोगों से पूछा है लॉन्ग टर्म खर्चा कितना आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन्स है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको समराइज कर देता हूँ। गाइज़ ये आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में भी, यानी जो मैंने पूरा व्लॉग बनाया है यहाँ पे माल्टा के हवाले से, तो उसमें भी आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज़ अभी मैं इसमें इजाफा कर रहा हूँ, ये जो मरीना है ये 5-6 किलोमीटर तक जो है इस पे वॉक किया जा सकता है और इसके सामने जो है सारे अट्रैक्शंस है। ये चीज़ भी आपको पहले से पता है, लेकिन जो मैं नई चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे अभी बारिश हुई है ना, कल रात को पूरी रात बारिश थी और सुबह भी बारिश थी, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है तो धूप निकल आई है, आप देख सकते हो ये, और मौसम वंस अगेन बिल्कुल ऐसा हो गया है, स्टनिंग व्यूज़ आ गए हैं दोबारा, और गर्मी जो है मतलब गर्म हो गया है मौसम, तो लोग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ जो है वो चल पड़ी है। और जहाज़ जो है भर के आ रहे हैं ये सर्दी वाले कंट्रीज से यहाँ पे टूरिस्ट के। तो ये चीज़ इस तरह है कि ये आपको दूसरी कंट्रीज़ में नहीं मिलती। मैं अगर आपको माल्टा की बात बताऊँ तो माल्टा जो है ये टोटली डिफरेंट है और कॉस्ट वाइज भी लोग इसको बहुत आसानी के साथ जो है मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है जैसे यूके वगैरह एक्सपेंसिव है और हॉलैंड वगैरह एक्सपेंसिव है। तो ये मैंने कहा एक झलक आपको दोबारा दिखानी चाहिए। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही होती है, लेकिन हवा जो है वो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि हवा भी जो है गरम सी होती है मतलब। अच्छा दोस्तों, जो टोटल कॉस्ट की बात है ना, तो 2 दिन मैंने यहाँ पे स्टे किया है। इसमें फ़्लाइट जो है मैंने 80 यूरो की ली थी वहाँ से लिस्बन से यहाँ माल्टा के लिए। 3 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन आपको पता है कि यूरोप में फ़्लाइट जो है वो चीप मिलती है अगर आप थोड़ा सा टाइम से पहले लेते हो। तो वो मेरी कॉस्ट आई थी। उसके बाद 40 यूरो मैंने यहाँ पे होटल वाले को दी है 2 दिन के लिए, जो हॉस्टल मैंने किया था, तो ये 120 यूरो हो गया। इसी तरह 30 यूरो जो है
40 यूरो मेरा खर्चा आया है खाने पीने का, कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ों का। तो 160 और उसके बाद जो है 20 यूरो हमारा ट्रांसपोर्ट पे लगा होगा, जैसे ऊबर मैंने किया था और यहाँ पे जो हमने थोड़ा बहुत विज़िट किया था। कुल मिला के 180 यूरो मेरा लगा है इस ट्रिप पे। लेकिन 2 दिन का ट्रिप था, लाजमी बात है ज़्यादा दिन होते तो मज़ीद जो है ख़र्चा हो जाना था। उसके अलावा लास्ट सेगमेंट में मैं आपको यहाँ की जो लॉन्ग टर्म जो लोग रहते हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो पुर्तगाल की वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाई थी कि लॉन्ग टर्म में जो ख़र्चा है ना वो पुर्तगाल जैसा ही है। यानी ये कंट्री हॉलैंड या जर्मनी या फ्रांस की तरह महंगा नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की तरह ख़ास तौर पे, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है। यहाँ पे लोगों से जो मैंने अभी पूछा है कि भाईजान यहाँ पे घर कितने का मिलता है 2 कमरों का, तो पहली बात तो ये कि वो डिपेंड करता है कि अगर आप सिटी सेंटर में ले रहे हो तो महंगा होगा, थोड़ा साइड पे लोगे तो फिर लाजमी बात है सस्ता होगा। लेकिन रफली बात ये है कि 800 यूरो से लेके 1000 यूरो तक 2 कमरों का घर मिल जाता है, ये लोगों ने मुझे बताया है। और अकेला बंदा अगर रहता है तो 200-300 में भी वो रह लेता है शेयरिंग में। उसी तरह जो है जो ग्रोसरी कॉस्ट है वो भी अकेले बंदे के लिए 200-250 और फैमिली के लिए 300-400। यूटिलिटीज़ भी पुर्तगाल की तरह ही है। एजुकेशन जो है फ्री है रेजिडेंट्स के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। और मेडिकल जो है वो इंश्योरेंस लाजमी है गैर मुल्कियों के लिए, और इमरजेंसी हो तो वो भी ट्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे मामलात यहाँ पे इस हवाले से है, कॉस्ट के हवाले से कि लॉन्ग टर्म जो लोग रहते हैं ना, अकेला बंदा अगर रहता है तो देखा गया है कि तकरीबन 500-600-700 में महीना गुजार सकता है, और अगर फैमिली हो तो आराम से 1500-1600 पे बात जा सकती है। और पुर्तगाल का भी तकरीबन ऐसा ही था। और उसके अलावा ये है कि इनकम जो है यहाँ पे भी पुर्तगाल की तरह ही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है जर्मनी वगैरह की तरह। जो मैंने लोगों को देखा है तो वो कह रहे हैं कि 1300-1400 यूरो या 1500 यूरो महीने के कमा लेते हैं। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो है आइडिया हो गया होगा माल्टा के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ये वीडियो। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक ज़रूर कर लिया करें। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। लेकिन मेरे साथ एक दोस्त है, वीडियो के आखिर में जो है इनसे मैं आपको मिलाता हूँ। ये आज आए थे मिलने के लिए। थैंक यू यार। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम सईद अली है और बहुत अच्छा लगा मिल के। गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस माल्टा के हवाले से कैसा रहा अभी तक? यार माल्टा बहुत अच्छा है, घूमने के लिए आना चाहते हैं, काम करने के लिए आना चाहते हैं, या वो यूरोपियंस जो कि सिटीजन हैं यूरोप के, जिनका पासपोर्ट है, वो बिज़नेस करने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, फैमिली के लिए, शॉर्ट स्टे के लिए, ठीक है। और इनकम भी अच्छी है और एक्सपेंसेस मीडियोकर है। मींस कि अगर आप जर्मनी से कंपेयर करते हैं, इटली से करते हैं, किसी और कंट्री से करते हैं, तो एक्सपेंसेस भी रीज़नेबल है यहाँ पे। इनकरेज करते हैं और पाकिस्तानियों को, अपनी कम्युनिटी को, जो यहाँ पे आएँ और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे रह भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है जो कि यहाँ रह रहे हैं, जो कि काम कर रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक बंदा कितना महीने का यहाँ कमा सकता है एवरेज जो इनकम है? मैं इसमें वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि हर जगह पे वाइट कॉलर का ज़्यादा अर्निंग होती है, एक्सपेंसेस भी उनके उस हिसाब से होते हैं। लेकिन जो एक मीडियोकर है, अगर मैं लेबर कैटेगरी में डिलीवरी, टैक्सी या जो ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इजीली 1000 यूरो से प्लस कमाते हैं। मैं बिल्कुल मिनिमम पे बोल रहा हूँ। और मैं अगर जाऊँ, कोई अच्छा काम कर रहा है या किसी के पास स्पेशली लाइसेंस है या जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, वो इजीली 2000 to 3000 इजीली अर्न करते हैं सीज़न में। ऑफ सीज़न 1500 चलता है इनका। तो मैं एक मिनिमम इनकम जो है 1500 तक बताऊंगा। इनका अगर अच्छे से काम कर रहा है, ज़ाहिर है जो भी यूरोप में आ रहा है उसने काम करना है यहाँ पे, तो 1500 यूरो आराम से ही अर्न कर लेते हैं। कितना बच कितना जाता है? 500-600 यूरो अच्छे से अच्छे लाइफस्टाइल में। मींस के अगर अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, अच्छा पी रहा है, 500-600-700 यूरो मैक्सिमम आपका एक्सपेंस का, बाकी सेव कर सकते हैं आप। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन भाई आपसे ये है अली भाई कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आना चाहे इस कंट्री में तो उसको क्या करना होगा आने के लिए? देखें, पहले कुछ टाइम पहले जो मेरे नॉलेज में है लाहौर में सबमिट हो रही थी फ़ाइल, बट अभी उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि एम्बेसी नहीं है। तो इनको या यूएई जाना पड़ता है या नेपाल। हमारे काफ़ी दोस्त नेपाल से आए हैं, वाया नेपाल। वहाँ फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती है, 1-2 महीने रहना पड़ता है। वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मीन्स के कवर हो जाता है, और वो फिर यहाँ पे आ सकते हैं। किस वीज़े पे आएंगे? कौन सा वर्क वीज़ा वीज़ा करेंगे? नॉर्मली लोगों को मैं बल्कि बताऊंगा कि अगर जो लोग आना चाहते हैं वो एक स्किल पास टेस्ट है माल्टा का, वो दें। हॉस्पिटैलिटी के कोई सेक्टर में है या किसी भी सेक्टर में है। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं कि हैवी लाइसेंस लें, होम कंट्री का लें। पाकिस्तान के लाइसेंस की बहुत वैल्यू है। अगर लोगों को नहीं पता तो मैं ये साथ बता दूं कि पाकिस्तान का लाइसेंस बहुत सारी कंट्रीज़ में चेंज हो जाता है, तो वो लाइसेंस लें। मैं इंकरेज करूंगा कि हैवी लाइसेंसेस लें, और उसकी बहुत सारी जॉब्स भी आती हैं और डिमांडेड सेक्टर है, वो यहाँ पे आएँ। उसके ऊपर वीज़ास लगते हैं काफ़ी,
अपनी रिसर्च करें, ऑनलाइन अप्लाई करें और स्किल पास लाजमी दे दें। इंग्लिश की तरह का एक टेस्ट है, ईजी है, हाइप है, मुश्किल नहीं होता। तो आप वो टेस्ट दें, यहाँ पे आ जाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है। यहाँ से एक गेटवे अगली कंट्रीज़ में मूव करने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, तो बस आप यहाँ पे आ सकते हैं और उससे जो है ना बच के रहे एजेंटों से, ठीक है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच यार थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक यू सो मच Thank you. आपका। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।